नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक रजक है और मैं वर्तमान में झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं। आज की इस नई वीडियो में हम जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन, और मैं कहूं तो यह सेक्शन आपके लिए मेक और ब्रेक सेक्शन है। मैं बात कर रहा हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का, सिलेबस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का। उसके सिलेबस को आज हम समझेंगे कि किस प्रकार यह सेक्शन आपको जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन जो है पीटी एग्ज़ाम के जीएस पेपर 1 के सिलेबस में, वहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस में ये 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 15 इंटू अगर 2 मार्क्स कर दे तो 30 मार्क्स केवल अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का होता है। तो आप समझ सकते हैं इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्शन है उसमें जो है आपको ये नहीं है कि सब कुछ पढ़ लेना है। इसमें आप टारगेटेड पढ़ाई करके आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप टारगेटेड पढ़ाई करें तो इसका सिलेबस बहुत छोटा है और इसको आप आसानी से तैयार करके स्ट्रेटजी के साथ आप 15 क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं और आप अन्य अभ्यर्थियों से एज ले सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः जो है अभ्यर्थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्शन है इसको डिफ़िकल्ट मानते हैं। मेरा जैसा मैंने अभ्यर्थियों से बातचीत करके जैसा मैंने समझा है कि इसे लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं और इसे इग्नोर करते हैं, जबकि ये मेरे आकलन के हिसाब से या मेरी जो समझ है कि यह सेक्शन बहुत ईजी है। अगर आप टारगेटेड स्ट्रेटजी के साथ इसको टारगेटेड पढ़ाई करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़कर ही आप आराम से जो है आप इसमें मार्क्स उठा सकते हैं कंपेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ द सिलेबस। अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें या फिर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो वहाँ पर आप जितनी पढ़ाई और जितना विस्तार है उससे कम आपको टारगेटेड पढ़ाई में आप उससे अच्छा मार्क्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में ले आ सकते हैं। तो इसमें जो सिलेबस में 3 टॉपिक्स का जिक्र किया गया है, 3 हम इसको पिलर कह सकते हैं। पहला लिखा गया है जनरल साइंस, जहाँ से 6 प्रश्न आएंगे। फिर है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वहाँ से 6 प्रश्न आएंगे। और फिर लास्ट में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से 3 प्रश्न आएंगे। तो आप कुल देख सकते हैं 6 और 3, मतलब अगर आप जनरल साइंस और एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को ले लें तो 6 12 प्रश्न सिर्फ इसी 2 सेक्शन से आएंगे, 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि एक आपको हम मास्टर प्लान देंगे कि आप कैसे तैयारी करें कि आप 15 में 15 क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि सिर्फ 5 दिन की पढ़ाई में आप 15 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आप 5 दिन की पढ़ाई में आप ले आ सकते हैं। मतलब 30 नंबर जो है आपकी 5 दिन की पढ़ाई में आप ले आ सकते हैं। बस 5 दिन मेहनत करिए, 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि कैसे। तो जो जनरल साइंस है, मेरा जो रिसर्च है, मैंने जो चीज़ों को समझा, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो पैटर्न्स को समझ के, मेरी जो समझ के हिसाब से मैंने जो चीज़ें मैंने निकाली है, उससे आप समझिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो जनरल साइंस में 3 आप कह सकते हैं कि टॉपिक होते हैं। जनरल साइंस में आप बेसिक फिजिक्स, बेसिक बायोलॉजी और बेसिक केमिस्ट्री, इसी से प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अपने आप में ये बड़े बड़े सब्जेक्ट है। फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा है, बायोलॉजी बड़ा, लेकिन जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें जो चीज़ें स्पष्ट है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं, बेसिक्स उनके पढ़ लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या है, बेसिक फिजिक्स में आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लें। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अलग अलग क्या क्या यूनिट्स और मेजरमेंट है, अलग अलग, जैसे कि डिस्टेंस, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये पूरा जो है फिजिक्स की आप एनसीईआरटी बुक इसके लिए मैं बोलूँगा बेस्ट है। बेसिक जो ये टॉपिक को आप एनसीईआरटी से तैयार करिए, एनसीईआरटी से तैयार करें, इससे आपका आराम से ये तैयार हो जाएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिर आप सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में दिया रहता है, वहीं पर एनसीईआरटी में आप 10th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि सोलर सिस्टम में पूरा अर्थ से लेकर टोटल प्लैनेट्स, बाकी और चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। उसमें फिर लाइट से सीधे प्रश्न पूछते हैं। लाइट्स में रिफ्लेक्सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब जो कंसेप्ट हैं बेसिक,
इसमें कोई आपको फॉर्मूला या कोई डेरिवेशन या कोई इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बेसिक्स से पूछता है, जो बेसिक्स है, लाइट चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं, जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जो बेसिक्स क्वेश्चन है उससे संबंधित जो सामान्य व्यक्ति को पता होनी चाहिए अभ्यर्थी को, वही उसी लेवल के प्रश्न होते हैं। तो आप एनसीईआरटी के 11 to 12 की अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें फिजिक्स में लाइट चैप्टर केवल आपको सिर्फ यही चैप्टर पढ़ना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। आप लाइट चैप्टर पढ़ लीजिए, आप ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ लीजिए, इसमें मिरर वगैरह के बारे में, लेंसेस वगैरह के बारे में क्वेश्चन रहते हैं, तो ऑप्टिक्स में वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो बेसिक्स उसका फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए। उसी तरह साउंड्स में, साउंड के बारे में आपको डॉपलर इफेक्ट, बाकी साउंड का वेव्स का पूरा सिस्टम आप समझ लीजिए, तो वो चैप्टर्स आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और फोर्स, एनर्जी और लॉ ऑफ मोशन, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी और करंट का, वो आप पढ़ लीजिए। ओम लॉ क्या है, बेसिक्स क्या अरेंजमेंट्स होते हैं वायर के, इस पे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। बस आप इतनी चीज़ें तैयार कर लेंगे तो आप समझ लीजिए, अगर हम 6 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो मानकर हम चल रहे हैं कि फिजिक्स से 2 क्वेश्चन होंगे, तो आपको इन्हीं 4-5 चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। और बहुत ही ईजी है एनसीईआरटी की बुक, आप मतलब एक दिन में ये पूरा तैयार हो जाएगा आपका। एक दिन में ये सारे चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते, सुबह बैठिए शाम तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह बायोलॉजी को मैं एक विशेष बात बोलूँगा, बायोलॉजी थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नॉट ओनली जेपीएससी, यूपीएससी हो या जेसीसी हो या कोई भी अदर स्टेट के पीसीएस हो, उसमें बायोलॉजी पर फोकस होता है। बायोलॉजी से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, वो डोमिनेट करता है। साइंस में बायोलॉजी जो ये सब्जेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है, तो इसलिए बायोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसका भी एक पैटर्न है कि बायोलॉजी से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें आप देखेंगे सेल जो है, सेल बायोलॉजी पे आपको क्वेश्चन एक आ जाता है डायरेक्ट। सेल, कोशिका, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फंक्शनिंग है, क्योंकि बेसिक है, ह्यूमन लाइफ का बेसिक सेल है, तो सेल से क्वेश्चन पूछेगा। तो सेल के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिए। ये भी एनसीईआरटी की बुक्स इसके लिए सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी की 11th या 12th के बुक्स में की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें आप स्टार्ट ही करेंगे तो आपको सेल के बारे में मिल जाएगा। तो सेल के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए, उसकी फंक्शनिंग को समझ लीजिए। उसके बाद ये बहुत जो दूसरा मैंने लिखा है बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जेनेटिक्स पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आप मान के चलिए। अगर आपने जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को तैयार कर लिया तो आपका एक प्रश्न बायोलॉजी से रहेगा, तो यहाँ से रहेगा, वो आपका 1-2 नंबर आपको मिल गए। अरे ये कितने दिन का, हमको 4-5 घंटे की पढ़ाई का मामला है। तो सोच लीजिए कितना ईजी है। अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ेंगे तो कितनी ईजी से आप मार्क्स गेन कर लेंगे। तो जेनेटिक्स पढ़ लीजिए, आरएनए, डीएनए, डार्विन का जो थ्योरी है एवोल्यूशन का, ये बेसिक चीज़ें जो है, क्रोमोसोम, म्यूटेशन, जीन का पूरा, तो ये चीज़ें जो है आप जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। उसके बाद तीसरा जो बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं वो है ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है कि उसका जो पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स का क्या रोल है, कैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, या श्वसन के बारे में वो सब। उसके बाद जो है प्लांट के बारे में वैसा ही कि उसका फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फिजियोलॉजी उसका टोटल आपको समझना है। फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या क्लोरोफिल की क्या भूमिका है, किस तरह का वो सारा फंक्शन होता है, तो वो आप प्लांट और ह्यूमन का समझ लीजिए। और उसमें एक इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ एंड डिजीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, आप प्राय क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम इसको मेमोराइज कर लेना है, एकदम रिवीजन कर करके कि हेल्थ एंड डिजीज क्या, हेल्थ के ह्यूमन हेल्थ, प्लांट हेल्थ के बारे में आपको पढ़ लेना है कि उसके स्वास्थ्य को मतलब क्या चीज़ उसको अफेक्ट करता है, वायरस, बैक्टीरिया, सारा कुछ इसमें आ जाएगा कि कौन से वायरस से क्या बीमारी होती है, कौन से बैक्टीरिया से क्या बीमारी होती है, या किस चीज़ की कमी से क्या बीमारी होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक जनरल ह्यूमंस को ये पता होना चाहिए, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ये एज ए प्रशासक भी आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ को हम कैसे ठीक रखें और किन चीज़ों से क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक दूसरे से फैलती है, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैलने वाली बीमारियां नहीं है, तो कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करिएगा। आपको बीमारी फैल गई, आपको पता ही नहीं है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसको कैसे रोकना, या कौन सी बीमारी किस कारण से हो रही है,
तो इस पे क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा इस पे, तो इसको हेल्थ एंड और न्यूट्रिशन को पढ़ लीजिए। सारा जो विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका क्या रोल है लाइफ में, किस तरह से न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है, बैलेंस डाइट कैसे लिया जाता है, क्या चीज़ में क्या मिलता है। तो बायोलॉजी में अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए तो आप मान के चलिए बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन में मेरा अपना अनुमान है कि 6 क्वेश्चन में 3 सेक्शन है तो 2-2-2 होना चाहिए, लेकिन मैं मान के चला बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये डोमिनेट करता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना, आप जेनेटिक्स से क्वेश्चन तो एकदम रहेगा, दूसरा है ये आपका ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ गया, और सेल से एक क्वेश्चन पूछ देता है। बस ये 3 टॉपिक पढ़ लीजिए आप, बुक उठाकर 3 टॉपिक के कंसेप्ट्स को, फैक्ट्स को अच्छे से समझिए, उसको डिटेल को सारा समझ लीजिए। एनसीईआरटी है, अच्छा है, और कोई एक इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट का आप जो नोट्स आता है, स्टडी मटेरियल आता है, उसमें सिर्फ आप इजी टॉपिक को पढ़ लीजिए उठा के। वो लोग कई बुक से ये करके करते हो तो आपको एक जगह कम समय में आपके लिए वो अच्छा एक कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो किसी भी स्टडी मटेरियल, मैं किसी इंस्टीट्यूट का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है आप उनका इन सेक्शन बायोलॉजी के इस टॉपिक्स पे जो भी उनका मटेरियल वो पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। तो ये जो चीज़ है ये आपका बायोलॉजी हो गया। अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी जो है लगता है केमिस्ट्री में क्या पूछेगा, बहुत है लोग इक्वेशन कंपाउंड से डर जाते हैं, इतने सारे इक्वेशन, वो सब नहीं पूछता है एग्जाम में। एकदम निश्चित रहिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, भटकने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री में आप मैटर और स्टेट को पढ़ लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका अलग अलग जो भी स्टेट्स होता है, मैटर कितने के एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, वो आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन पूछ देगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपका प्रोटॉन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे जो रहता है। अब इसी पे क्वांटम है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए, जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। तो ये भी एनसीईआरटी से में आपको मिल जाएगा, 5-6 पेज का चैप्टर होता है, आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और एक कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लीजिए, कार्बन कंपाउंड्स, बस 3 चीज़ पढ़ लीजिए केमिस्ट्री में, और ज़्यादा पढ़ने के। कार्बन कंपाउंड्स आप जानते ही हैं, जिसमें कार्बन रहता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जैसे आपके पेट्रोलियम्स के जितने भी चीज़ें हैं आप यूज करते हैं, सब कार्बन कंपाउंड है। या फिर अल्कोहल आप है, वो भी कार्बन कंपाउंड है। तो जो इंपॉर्टेंट जो हमारे डेली यूज़ के जो भी कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो चीज़ों को समझिए कि साइंस में आपको, जनरल साइंस में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में महत्व रखते हैं। बहुत आपको रिसर्च लेवल पे या बहुत कुछ केमिकल इंजीनियर टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपको इक्वेशन और ये सब और कंपाउंड का रिएक्शन पूछेंगे। जो नॉर्मल व्यवहारिक पार्ट जो है केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का या फिजिक्स का, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो एज ए मतलब जनरल पब्लिक और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सिविल सर्वेंट आपको पता होनी चाहिए, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरा सेक्शन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रश्न आपको यहाँ से रहेंगे, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये छोटा सा है और इससे 6 प्रश्न आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये मतलब इस पिलर का सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप बहुत मतलब आप देखेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। इसके लिए हम मानते हैं कि ये बेस्ट पार्ट है कि आपको, मैंने यहाँ देखिए मात्र 6 टॉपिक्स मेंशन किए हैं। 6 टॉपिक आप कर ले, 6 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सोचिए पीटी आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो आपका जो है इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, इसमें इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी भारत में इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उस पर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इसको स्पेशली मेंशन किया है। से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या झारखंड में भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कोई चावल राइस पे अलग इंस्टीट्यूट है, वीट का अलग इंस्टीट्यूट है। अब झारखंड में रांची में देखिएगा लाह का अलग इंस्टीट्यूट है। तो इस सारे इंस्टीट्यूट को आपको याद रख लेना है, कहाँ उसका सेंटर है और किस चीज़ के लिए फेमस है। इस पर एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, ये क्वेश्चन बीच में पूछते रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें एग्रीकल्चर का ये जो टॉपिक है, साइंस एग्रीकल्चर, आपको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर का पढ़ने का जो दृष्टिकोण होता है वो ज्योग्राफिकल होता है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजिकल में भी एग्रीकल्चर है, यहाँ पढ़ने का दृष्टिकोण आपका टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च होगा। तो प्रश्न आपको इस पार्ट में टेक्नोलॉजिकल बेस और रिसर्च बेस आएंगे। आपसे कोई ज्योग्राफी नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर किस चीज़ की खेती की जाती है या कहाँ कौन सा मृदा पाया जाता है, इसके लिए कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्योग्राफी में आएगा। यहाँ पर आपको रिसर्च की बात होगी, तो रिसर्च तो होता है इंस्टीट्यूट में, तो उसके बारे में जान लीजिए। फिर सॉइल पे पूछेगा तो कैसा पूछेगा कि सॉइल हेल्थ के बारे में पूछेगा कि सॉइल में जो है
क्या क्या चीज़ रहना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है उसका इंग्रेडिएंट्स है, या बोल सकते हैं उसका एलिमेंट है जो कि उसको फर्टाइल बनाता है। इस टाइप का पोटासियम, ये जो हम लोग उर्वरक यूज करते हैं सॉइल में जब जहाँ घट जाता है, तो उसके लिए तो वो कंपोजिशन जो पूछेगा उसका साइंस उसका पूछेगा, सॉइल का साइंस पूछेगा, ये ध्यान रखें। तो सॉइल का साइंस समझना है कि सॉइल हेल्थ के पीछे क्या साइंस है, उसको हम लोग सॉइल, अगर कोई सॉइल मृदा अगर ये हो गई है, उसका उर्वरकता खत्म हो गई, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस तरह क्या क्या चीज़ होता है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर पूछेगा। उसका मैनेजमेंट इसलिए मैंने लिखा है, सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, तो ये आप पढ़ लीजिए। फिर इरिगेशन सिस्टम, ये इरिगेशन सिस्टम भी देखिए टेक्नोलॉजी है। यहाँ आपको इरिगेशन सिस्टम इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि इस पे प्रश्न इसलिए आएंगे क्योंकि इरिगेशन सिस्टम एग्रीकल्चर का एक टेक्नोलॉजी है जिससे एग्रीकल्चर में हम लोग पैदावार बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर तो सिंपल पुराने समय में जो है आदमी तालाब से या कुएं से जो नॉर्मल इरिगेशन करता था तो वो अलग था। तो अब टेक्नोलॉजी होने के बाद अब क्या इरिगेशन आया उसकी जानकारी आपके पास है कि ड्रिप इरिगेशन, कैसे लोग ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं या स्प्रिंकल इरिगेशन कर रहे हैं, या अभी देखिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं और उसमें जो है अलग अलग तरह की नई नई तकनीक आई हुई है इरिगेशन की। भाई बहुत कम वाटर पे भी ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो वो नया नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ आएगा। इसलिए मैंने लिखा है इरिगेशन जो न्यू इन्वेंशन या इनोवेशन या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है वो। फिर क्रॉप और फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो उसमें भी वही है कि कौन सी नई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पुरानी फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या थी, आपको एकदम इतिहास से शुरू करिए। पहले लोग कैसे फार्मिंग करते थे, बैल जोत के फार्मिंग करते, फिर ट्रैक्टर आया, अब क्या क्या चीज़ आ रही है, तो जोताई की अलग आ गया, फिर अब फर्टिलाइज़र का, तो प्रैक्टिसेस चेंज हुई है, कृषि करने का तरीका बदला है। अब हम लोग कम ज़मीन पे ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं और कम लागत पे कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, तो उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी को समझना है। वही प्रश्न है, इसका उद्देश्य है इस टॉपिक का, प्रश्न वहीं से आएंगे कि क्रॉप्स और फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसे टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी से कैसे चेंज हुआ है, आप कौन कौन नया फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो आपको देखना है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो सीधे प्रश्न आएंगे, आप एकदम इसको नोट कर लीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि किस प्रकार मैंने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से कि हम लोग कैसे क्रॉप्स का जेनेटिक चेंज कर रहे हैं और जीएम और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना दे रहे हैं, चावल को, बीट को, या अलग अलग पौधे को, या ऐसा बना दे रहे हैं कि उस पर कोई रोग नहीं लग रहा है। पहले जैसे बहुत सारी फसलें जो बर्बाद हो जाती थी कीड़े खाकर, अब हम लोग किस तरह का उसके जेनेटिक में चेंज करके ऐसा बना दे रहे हैं कि उस पर कोई असर नहीं पड़ा है कीड़ों का, या फिर ऐसा बना दे रहे हैं कि सूखा भी पड़ रहा है फिर भी वो फसल हो जा रही है, तो उसके जेनेटिक्स में चेंज किया जा रहा है। तो ये बायोलॉजी और जो है एग्रीकल्चर को किस तरह से मिलाया गया है, तो उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोइंग चीज़ है कि किस प्रकार जो है कठिन परिस्थितियों में भी जो है हम फसलों को पैदा कर सकते हैं उसके जेनेटिक्स में चेंज करके, तो ये चीज़ है, तो इस पर क्वेश्चन आएगा। उसी तरह बायो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर के पीछे जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है और उससे एग्रीकल्चर का जो विकास हो रहा है उस पर ये प्रश्न रहेंगे, और इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। इसको आप तैयार कर लेंगे तो एग्रीकल्चर और टेक्निकल डेवलपमेंट का 6 क्वेश्चन में मैं आपको बोल सकता हूँ कि 5 क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, 6 का 6 भी हो सकता है, 5 तो हो ही जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो खंड है उसका जो तीसरा पार्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे 3 प्रश्न रहेंगे। तो जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि कंप्यूटर, एक प्रश्न तो आपको कंप्यूटर के बेसिक्स से रहेंगे। कंप्यूटर से के बेसिक्स में आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक प्रश्न आपको डायरेक्ट वहाँ से आएंगे। हार्डवेयर में जितने डिवाइसेस होते हैं आपको सीपीयू से लेकर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और जो चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर में सारा कुछ उसका टोटल सॉफ्टवेयर कैसे रन करता है, ऑपरेटिंग उसका सिस्टम कौन कौन सा है, अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, उसका डिटेल आप जो है, और उससे एक क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। नेटवर्किंग और इंटरनेट इसी से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है कि नेटवर्किंग में सोशल मीडिया नेटवर्किंग है या इंटरनेट में ब्राउज़र, वेबसाइट्स, ये सारे का बेसिक आपको नॉलेज रखना है। वहाँ से आपको प्रश्न जो है आपको टैकल हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया है जैसे इंस्टा, यूट्यूब, अभी यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारियाँ दे रहा हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस, इसमें आप मोबाइल टेक्नोलॉजी का पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, अलग अलग मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे कैसे पहले मोबाइल जब आया था तो वो कैसा एनालॉग मोबाइल कैसा था, फिर किस तरह से मोबाइल में आज किस तरह से अपग्रेडेशन हुआ और क्या क्या फीचर्स आ गए। आज हम लोग
उसी तरह आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी को पूरा पढ़ लेना है, ब्लूटूथ वगैरह जो भी काम करता है, किस प्रकार काम करता है। उसके बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट एक टेक्नोलॉजी है आज के समय में, और हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावित कर रहा है। सभी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, इस तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित जो टेक्नोलॉजियाँ हैं, इसका सब लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल हैं, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ हैं। तो इसका टेक्नोलॉजी पार्ट की कैसे ये काम करता है, किस तरह इसको डेवलप किया गया, ये आपको समझ लेना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उसकी प्रोज एंड कॉन्स को भी समझ लेना है। उसी तरह फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आराम से आप 5, 6, 7 घंटे में आप पूरा आपका पेपर ये तैयार हो जाएगा 3 प्रश्न का इजीली। क्या पढ़ना है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नोट में आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स का यहाँ पर मेंशन किया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में ही ये पार्ट है। यहाँ भी टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी है, तो इस पर भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के बारे में भी जो बेसिक्स हैं वो आपको पढ़ लेना है। ये भी बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं हैं कि भारत का जो स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसरो से लेके कैसे कैसे सेटेलाइट वगैरह कौन लॉन्च हुआ, करंट का क्या स्टेटस है। तो एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका सेक्शन है, इसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए आते हैं। तो करंट में कौन कौन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, उसको भी आप मतलब इसके साथ जोड़ कर पढ़िए, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे वो ज़्यादातर संभावना ये है कि करंट के ही टेक्नोलॉजी को उठाया जाएगा। तो आपको आइडिया भी एक मिलेगा कि कौन सा इस वर्ष कौन सा प्रबल संभावना है कि कहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो आपको स्टैटिक जो है वो पढ़ लेना है, जो मैंने डिस्कस किया एनसीईआरटी से और मटेरियल से, प्लस करंट अफेयर्स को भी उसी नोट्स के साथ आपको लगा लेना है। स्टैटिक पार्ट जहाँ बना रहे हैं वहाँ एक पेज जोड़ लीजिए करंट अफेयर्स का, जो भी आप मैगजीन्स में पढ़ रहे हैं या कोई कोचिंग के मटेरियल में आपको करंट जो भी आता है, वीकली या मंथली जो भी मैगजीन आता है, उसमें जो भी चीज़ें आई हैं उसको कर लीजिए। या फिर PIB का जो साइट है, गवर्नमेंट का साइट है, उसमें जो है आप देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, उसमें अगर कोई टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं तो उसको वहाँ से आप PIB साइट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के। जब करंट अफेयर्स वाला जब मैं पढ़ाऊँगा, जो उस टॉपिक को डिटेल करूँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से आपको करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। तो उसमें PIB की बहुत अच्छी भूमिका है। तो आप ये देख लीजिए कि ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स है। आप इन टॉपिक को आप 4 से 5 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और 15 क्वेश्चन और 30 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। तो अन्य सेक्शंस के अलावे जो है बहुत ही कॉस्ट बेनिफिट अगर आप एनालिसिस करिएगा तो ये इसमें जो है बहुत अव्वल रहेगा इसमें। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, और आप आराम से 15 में 14-15 प्रश्न आराम से आप इसमें कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।